पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के कोर्स में जितने भी स्टूडेंट एडमिशन ले रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए वीडियो बनाया गया है। आपको इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे और जो स्टूडेंट यूपी पॉलिटेक्निक के ग्रुप ए के स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें। तो आपके स्क्रीन पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है 5 व्यक्ति सामाजिक कार्य करने में क्रमशः 10 घंटे, 7 घंटे, 13 घंटे, 20 घंटे, 15 घंटे का समय लेते हैं, तो समयों का माध्य ज्ञात कीजिए। यानी इसमें कहा गया है कि 5 व्यक्ति हैं और जो पहला व्यक्ति है वो किसी कार्य को करने में 10 घंटे का समय लेता है और जो दूसरा व्यक्ति है वो उसी कार्य को करने में 7 घंटे का समय लेता है और जो तीसरा व्यक्ति है वो उसी कार्य को करने के लिए 13 घंटे का समय लेता है और जो चौथा व्यक्ति है वो उसी कार्य को करने के लिए 20 घंटे का समय लेता है और जो पांचवा व्यक्ति है वो उसी सामाजिक कार्य को करने के लिए 15 घंटे का समय लेता है। तो पूछा गया है एवरेज एक व्यक्ति कितने घंटे का समय लेता है उस सामाजिक कार्य को करने के लिए। तो सिंपली इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 13 घंटे, 11 घंटे, 10 घंटे और 12 घंटे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पे जो घंटे का समय दिया गया है इन सभी को जोड़ लीजिए और 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कुछ इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन सबको ऐड कर लिया गया है और ये आया है 65 यानी 65 और 5 से फिर डिवाइड कर दिया गया है तो टोटल 13 घंटे आ गया है। यानी एक व्यक्ति को एवरेज एक व्यक्ति को उसी कार्य को करने के लिए टोटल 13 घंटे का समय लगता है। और अब आपके स्क्रीन पे जो दूसरा क्वेश्चन है वो है यदि 52 आदमी एक काम को 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 28 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। और आपके ऑप्शन है 60 दिन, 65 दिन, 70 दिन और 50 दिन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें आपका दिया गया है 52 आदमी एक काम को 35 दिनों में पूरा करते हैं और फिर कहा गया है कि 28 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो कई स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन जब सामने आते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको सॉल्व किस प्रकार से करें। और इस क्वेश्चन को 2 तरीकों से पूछा जा सकता है। 35 दिन की जगह पे घंटे लिखे हो सकते हैं कि 35 घंटों में पूरा करते हैं। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करना एकदम आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ऊपर जो 52 आदमी दिए गए हैं और 35 दिन, 52 गुणे आप 35 कीजिए और फिर नीचे जो आपका लिखा है 28 आदमी तो 28 से भाग कर दीजिए और फिर उसको पूरा सॉल्व कीजिए। फिर जो आंसर आएगा वही आपका ही आंसर होगा। या फिर यदि आपके सामने क्वेश्चन यदि कुछ इस प्रकार से हो कि 52 आदमी एक काम को 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो आदमियों के स्थान पे लिखा होगा कि इतने घंटों में कितने आदमी उसी काम को करेंगे। तो उस क्वेश्चन में भी ऊपर वाली दोनों संख्याओं को गुणा कर लीजिए और जो नीचे यदि आदमी हो तो आदमी की संख्या से डिवाइड कीजिए। या यदि घंटे का समय लिखा हो कि इतने घंटों में कितने आदमी करेंगे तो उस घंटे वाली जो संख्या है उससे ऊपर का जो 2 संख्याओं का गुणा करने पे आएगा उससे डिवाइड कर दीजिए। चलिए आपको इसको सॉल्व करके बताते हैं कि आप किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। इसमें जो आप ऊपर का सब कुछ भूल जाइए, जो नीचे लिखा है इसको देखिए। यहाँ पे 35 दिनों में करते थे तो 35 और 52 आदमी उसी कार्य को 35 दिनों में कर रहे थे तो 35 गुणे 52 किया गया है। और फिर पूछा गया क्वेश्चन में 28 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे तो 28 से यहाँ पे भाग दिया गया है और इसको जब सॉल्व किया गया तो आया है टोटल 65। और यदि 28 व्यक्ति की जगह पे लिखा होता कि 65 दिनों में कितने व्यक्ति उसी कार्य को करेंगे तो 28 से डिवाइड करने की बजाय फिर आप वहां पे 65 से डिवाइड करते और आपका आंसर आ जाता 28 व्यक्ति। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है। ऊपर वाली दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कीजिए और फिर जो नीचे कोई भी संख्या आपको दी गई हो, 28 आदमी दिए गए हों या फिर कार्य को करने का समय दिया गया हो तो आप उससे डिवाइड कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। फिर आपके सामने ये तीसरा क्वेश्चन है। इसमें लिखा है आपको कुछ बिंदु दिए गए हैं, बिंदु A 2,3, बिंदु बी जो दिया गया है उसके निर्देशांक है 4, के और बिंदु सी जो दिया गया उसके निर्देशांक है 6, -3 और ये कहा गया है संरेख में है। तो जो बिंदु बी के 4, के है तो उसमें कहा गया कि के का मान आपको बताना है कि के की वैल्यू कितनी है। क्वेश्चन में आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 0 है, ऑप्शन बी आपका 2 है, ऑप्शन सी आपका
1 है, ऑप्शन डी आपका 3 है। तो क्वेश्चन में ही आपका लिखा है ये बिंदु संरेख में है। तो जब बिंदु संरेख में हो तो आपको पता है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो 0 होगा, क्योंकि बिंदु जब एक संरेख में है तो त्रिभुज बन ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब जब त्रिभुज बन नहीं रहा है तो फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल वहां पे 0 होगा। तो इन सभी बिंदुओं का इस्तेमाल करेंगे और त्रिभुज के क्षेत्रफल के फॉर्मूले के द्वारा के का मान ज्ञात करेंगे। तो इस क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। बिंदु ए बी सी के जो निर्देशांक दिए गए हैं इनको x और y में इस तरह से मान लेंगे। तो जो बिंदु ए के निर्देशांक हैं उनको x1 y1 माना गया है और जो बिंदु बी के निर्देशांक हैं उनको x2 y2 माना गया है और जो बिंदु सी के निर्देशांक हैं उनको x3 y3 माना गया है। और क्वेश्चन में ही आपका लिखा है ये बिंदु संरेख हैं, तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाया जाएगा और जब बिंदु संरेख में होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। संरेख से रिलेटेड कई क्वेश्चन और भी आपके एग्जाम में इसी प्रकार से आ सकते हैं। तो जब भी संरेख से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो उस क्वेश्चन में आपको फिर वहां पे त्रिभुज के क्षेत्रफल के फॉर्मूले से उसको सॉल्व कर लेंगे आप। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2 इस पूरे का ब्रैकेट इक्वल टू 0। 0 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे बताया गया है संरेखीय है, इसलिए यहाँ पे ये 0 आया है। अब यहाँ पे जो फॉर्मूले में इन सब की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। ये जो 1/2 है इसको बराबर के उस तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा आपका 0। तो बचा आपका x1 की वैल्यू ऊपर यहाँ से निर्देशांकों किससे देखेंगे तो x1 की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 लिख लिया और फिर ब्रैकेट में y2 की वैल्यू जो देखेंगे ऊपर यहाँ से तो y2 के वैल्यू k है तो y2 के स्थान पे k लिख लिया गया है माइनस y3 की वैल्यू ऊपर से देखेंगे तो माइनस के 3 है तो उसको ब्रैकेट है -3 लिख लिया गया है और फिर प्लस x2 की जो वैल्यू ऊपर से देखेंगे तो x2 की वैल्यू 4 है और फिर ब्रैकेट y3 की वैल्यू यहाँ से ऊपर से देखेंगे तो y3 की वैल्यू है -3 तो -3 लिख लिया गया है और फिर जो माइनस y1 की जो वैल्यू है वो है आपकी 3 तो यहाँ पे ये 3 आ गया। फिर प्लस x3 की जो वैल्यू है वो यहाँ से देखिए तो 6 है और फिर ब्रैकेट y1 की वैल्यू 3 तो यहाँ पे 3 लिख लिया गया है माइनस y2 की वैल्यू कुछ नहीं है वहां पे y2 के स्थान पे k है, इसी k की वैल्यू हमें क्वेश्चन में निकालनी है इक्वल टू 0। फिर इसको और सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने पर ये फिर इस प्रकार से नीचे आ जाएगा 2। फिर ब्रैकेट वाले इस बीच के ऑप्शन को k+3 किया गया क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है इसलिए प्लस का 3 आ गया प्लस 4 ब्रैकेट में -3 ये माइनस का 6 हो गया प्लस 6 गुणे 3 18 हो गया है और 6 गुणे माइनस के तो यहाँ पे माइनस का 6k इक्वल टू 0 हो गया पूरा। और फिर 2 का k से गुणा किया गया तो 2k हो गया प्लस 2 का 3 से गुणा किया गया तो 6 हो गया। फिर 4 का -6 से गुणा किया गया तो ये 24 हो गया माइनस का, क्योंकि माइनस का ये 6 है। जब माइनस और प्लस का गुणा करते हैं तो वो माइनस का होता है तो ये माइनस का 24 हो गया है। फिर प्लस का ये 18 है और माइनस का 6k इक्वल टू 0। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो आपका ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा और फिर यहाँ से आप देखिए k की जो वैल्यू आ गई, k की वैल्यू 0 आ गई तो आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका A सही है। और फिर जो चौथा क्वेश्चन है उसमें आपका है यदि 8 cot थीटा इक्वल टू 15, यहाँ पे कहा गया है कि यदि 8 cot थीटा इक्वल टू 15 यानी 8 cot थीटा इक्वल टू 15 तब कहा गया है कि इसका मान कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको जो सामने जो वैल्यू दी होती है इसको पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा जो क्वेश्चन में पूछे गए होते हैं उनके मान निकाल लेते हैं और आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। जिन स्टूडेंट को पाइथागोरस प्रमेय नहीं आती है वो स्टूडेंट कमेंट करके बता सकते हैं तो उनको पाइथागोरस प्रमेय काफी आसानी से समझा सकते हैं। हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए लाल बट्टे कक्का एक रूल होता है और जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट होते हैं उनके लिए पाकिस्तान भूखा प्यासा बट्टे हिंदुस्तान हरा भरा। इसके द्वारा काफी आसानी से साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट के वैल्यू आसानी से पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा वहां पे निकाल सकते हैं।
तो जैसा कि आपके क्वेश्चन में दिया गया है 8 cot थीटा इक्वल टू 15, तो जो cot थीटा होता है वो आधार बट्टे लंब होता है। आधार यानी बेस और लंब परपेंडिकुलर। तो cot थीटा इक्वल टू 15/8 है। 15 जो वैल्यू है वो आधार की है और जो 8 वैल्यू दी गई 8 वो लंब की है। आधार 15 और लंब 8 लिख लिया। अब इसको पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा सॉल्व करेंगे और AC की जो वैल्यू है AC यानी कर्ण, इसकी वैल्यू यहाँ से ज्ञात करेंगे। तो जो पाइथागोरस प्रमेय होती है यानी पाइथागोरस थ्योरम, उसमें कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो इसमें AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो इसमें मान जो दिए गए हैं वो इनके वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। AB की वैल्यू 15 आई है क्योंकि आधार यहाँ पे cot थीटा में 15 है, तो AB के स्थान पे 15 का स्क्वायर और BC के स्थान पे 8 का स्क्वायर कर लिया गया। और जो AC का स्क्वायर था उसको जब इस तरफ भेजेंगे तो यहाँ पे ये रूट लग जाएगा। इसको सॉल्व किया तो 8 का स्क्वायर होता है 64 और 15 का स्क्वायर होता है 225 इक्वल टू, इसको ऐड किया गया है तो ये आया है अंडर रूट में 289। 289 का स्क्वायर रूट 17 होता है, यानी 279 का वर्गमूल 17 होता है। तो यहाँ पे कर्ण की वैल्यू यानी AC की वैल्यू 17 आ गई है, तो यहाँ पे 17 लिख लिया। अब आपको इसमें से AC की वैल्यू, BC की वैल्यू और AB की वैल्यू पता हो गई है। अब आपको साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेनी है। साइन थीटा की वैल्यू लंब बट्टे कर्ण होती है, तो लंब की वैल्यू 8 है और कर्ण की वैल्यू 17 है। तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे आ गई 8/17। कॉस थीटा का जो मान होता है वो आधार बट्टे कर्ण होता है, तो आधार यहाँ पे 15 है यानी 15 और बट्टे कर्ण जो है वो 17 है, तो अपॉन में 17 कर लिया गया है। अब आप देखिए जो क्वेश्चन में आपका पूछा गया है 2 + 2 साइन थीटा ब्रैकेट में 1 - साइन थीटा और इस पूरे के अपॉन में ब्रैकेट में 1 + कॉस थीटा और फिर ब्रैकेट में 2 - 2 कॉस थीटा। अब ये जो साइन थीटा और कॉस थीटा के वैल्यू ज्ञात हो गई है, आपको इनके मान को इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है उनमें इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए और जब वैल्यू उनके यहाँ पे रख देंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको पूरा सॉल्व करने के बाद आपके सामने फिर तो आपका आंसर आएगा 225/64 यानी 225/64। आप सभी स्टूडेंट को बाकी इतना सॉल्व करना तो आता ही होगा, इसलिए मैं इसको सॉल्व करने के बारे में आपको नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। बाकी आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हैं कि किस प्रकार से सॉल्व किया गया है। फिर जो अगला प्रश्न है वो है ऊंचाई दी गई है 14 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार का यहाँ पे व्यास ज्ञात करना है। यानी यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन में एक लंब वृत्तीय बेलन है और उस बेलन की ऊंचाई जो है वो 14 सेंटीमीटर है और उस बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसी बेलन के आधार का आपको व्यास ज्ञात करना है। व्यास यानी डायामीटर। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 2 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। क्षेत्रफल इसका दिया गया है और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πRh और इसका क्षेत्रफल दिया गया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2πRh = 88 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ही आपका दिया गया है h का मान 14 सेंटीमीटर है, आपको पाई का मान पता है और h का मान पता है, 2 की वैल्यू पता है। आपको इसमें r की वैल्यू निकाल लेनी है, उसके बाद आप व्यास का मान यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे। तो अब यहाँ पे पाई की वैल्यू रख देते हैं और h की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो पाई की वैल्यू 22/7 है गुणे r गुणे ऊंचाई जो दी गई वो 14 सेंटीमीटर इक्वल टू 88। आपने इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है और 2 गुणे 22 होता है 44। उस 44 को बराबर के उस पार भेज दिया गया तो 88 के नीचे यहाँ पे ये अपॉन में आ गया है 44 और जो 7 है ये बराबर के जब उस पार जाएगा तो ये 88 के साथ में गुणे में 7 हो जाएगा और ये जो 14 है ऊंचाई जो 14 थी ये जब बराबर के उस पार जाएगी तो ये अपॉन में हो जाएगी। तो यहाँ पे ये इस प्रकार से आ गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो जो r की वैल्यू आपकी आएगी वो 1 सेंटीमीटर आएगी।
आपको पता है जो आर है ये त्रिज्या है और जो बेलन का आपको यहाँ पे व्यास निकालने को कहा गया था यानी डायामीटर, वो होता है आपका 2 गुणे त्रिज्या। तो त्रिज्या का मान यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है तो 2 गुणे 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। यानी जो क्वेश्चन में व्यास पूछा गया था कि कितना है बेलन के आधार का, तो वो आ गया है 2 सेंटीमीटर। तो आंसर आपका है 2 सेंटीमीटर। अब अगला जो प्रश्न है वो है एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। तो इसमें पूछा गया है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। शंकु की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, यानी ऊंचाई और त्रिज्या आपको दी गई है। आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आइए आपको बताते हैं इसको किस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में आपके शंकु की ऊंचाई h इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, त्रिज्या r इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है और शंकु का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो यहाँ पे एल की वैल्यू दी नहीं गई है, केवल एच की वैल्यू दी गई है और आर की वैल्यू दी गई है। तो सबसे पहले इसमें हम एल की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जो एल की वैल्यू आएगी वो कुछ इस प्रकार से निकालेंगे, एल का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। जिस प्रकार से आप पाइथागोरस प्रमेय को सॉल्व करते हैं उसी प्रकार से आप इसको भी सॉल्व करते हैं, क्योंकि जो शंकु होता है उसका जो आधा हिस्सा होता है वो लगभग पाइथागोरस प्रमेय में जो समकोणीय त्रिभुज बनता है उसी प्रकार से होता है। और ये जो एल की वैल्यू होती है वो जिस प्रकार से आपका पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण होता है तिरछा, उसी प्रकार से उसमें जो शंकु की आधा तिरछापन दिखाई देता है यानी ऊंचाई से लेकर नीचे तक, उसको एल बोलते हैं। तो उसी की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। एल की वैल्यू कुछ इस प्रकार से निकालेंगे, एल का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। और जब एल का स्क्वायर बराबर के इस तरफ जाता है तो वो अंडर रूट में हो जाएगा ये। तो अंडर रूट का एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो जो एच की जो वैल्यू दी गई है ऊंचाई वो है आपकी 16। तो यहाँ पे 16 का स्क्वायर और आर की जो वैल्यू दी गई है 12, वो यहाँ पे 12 का स्क्वायर कर लिया गया और इसको सॉल्व किया गया है। तो 16 का जो स्क्वायर होता है वो 256 होता है और 12 का जो स्क्वायर होता है वो 144 होता है। तो इन दोनों को ऐड कर लिया गया है, तो ये आया है आपका अंडर रूट का 400। अंडर रूट 400 जो आया है इसका जो वर्गमूल होता है, 400 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 20 और जो 20 का स्क्वायर होता है वो 400 होता है। तो यहाँ पे ये आ गया है 20, यानी इसके द्वारा आपको एल की वैल्यू पता हो गई है कि 20 सेंटीमीटर। अब ये जो फॉर्मूला था शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसमें पाई आर एल, एल का मान आपको पता चल गया है। तो अब इसमें वैल्यू रख दीजिए। पाई की वैल्यू आप 22/7 भी रख सकते हैं और जब इसको सॉल्व करते हैं 7 से जब डिवाइड देते हैं 22 को तो वो आता है आपका 3.14 और आर की वैल्यू यहाँ पे 12 दी गई यानी 12। एल की वैल्यू आपकी यहाँ पे 20 आ गई है तो 20 लिख लिया और फिर इसका गुणा करेंगे तीनों का, तो ये आपकी वैल्यू आएगी 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है और आपका ऑप्शन डी सही है इसमें। और फिर जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका p की पावर 4 माइनस 81 के गुणनखंड हैं। तो ऑप्शन आपके जो दिए गए हैं वो है ब्रैकेट में p स्क्वायर माइनस 3, ब्रैकेट p स्क्वायर प्लस 3 और ऑप्शन बी आपका दिया गया ब्रैकेट में p माइनस 3, ब्रैकेट में p प्लस 3, फिर ब्रैकेट में p प्लस 9 और जो ऑप्शन सी है वो दिया गया आपका ब्रैकेट में p माइनस 9 का होल क्यूब प्लस p प्लस 9 का होल स्क्वायर और जो ऑप्शन डी दिया गया है वह है उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को आप कुछ इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। आपका जो यहाँ पे p की पावर 4 माइनस 81 है ये आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में आपको दिख रहा होगा। तो इसको सबसे पहले आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में इसको तोड़ लेंगे। उसमें जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इसको करेंगे। p की पावर जो 4 है इसको आप p स्क्वायर फिर इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं और जो यहाँ पे 81 है यानी 81 को आप 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब ये देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में ये आपको दिख रहा होगा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक ब्रैकेट में a माइनस b और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस b। तो इस प्रकार से इसको यहाँ पे ये आ जाएगा आपका,
यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी दिया गया है। और फिर अब आपको इसको और सॉल्व करना है। अब ये पहला वाला जो ब्रैकेट लिखा है इसमें फिर जो 9 है, 9 को आप 3 के स्क्वायर में तोड़ सकते हैं इसको। तो जब 3 के स्क्वायर में इसको कन्वर्ट करेंगे तो अब ये देखिए इस पहले वाले ब्रैकेट में फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में ये फिर से आपको दिख रहा है। और जो दूसरा ब्रैकेट है इसको ऐसे ही पड़ा रहने देंगे, पी स्क्वायर प्लस 9 को। जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसको जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में फिर से तोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा एक ब्रैकेट में पी माइनस 3, दूसरे ब्रैकेट में पी प्लस 3, और तीसरा ब्रैकेट जो है वो ऊपर वाला जो पी स्क्वायर प्लस 9 है उसी की वैल्यू है। तो ये आपका आंसर आ गया ऑप्शन डी। और फिर अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका 1/x+1 प्लस का 1/x+2 इक्वल टू 2/x+10। और इसमें कहा गया जो नीचे x है इस x की वैल्यू कितनी है, आपको x की वैल्यू इस क्वेश्चन में निकालनी है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है -17/26, अगला जो ऑप्शन है -7/26, तीसरा ऑप्शन है -25/17, अगला जो ऑप्शन है वो आपका -26/17। तो इस क्वेश्चन को आप कुछ इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इक्वल टू के इस तरफ जो लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू आपको पूरी दिखाई दे रही है इसको पहले सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करना तो अधिकतर स्टूडेंट को आता ही होगा। जिन स्टूडेंट को इसको सॉल्व करना नहीं आता है तो चलिए उन स्टूडेंट को बता देते हैं कि इसको किस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे। इधर में जो बट्टे में नीचे लिखा गया x+1, इस x+1 को इस दूसरी साइड के जो 1 आपको दिख रहा है इसके साथ गुणा कर लीजिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे नीचे x+1 आ गया इस जगह पे। आप फिर इसको देखिए और जो नीचे x+2 है इसको इस तरफ वाले लेफ्ट साइड वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर आपका आ जाएगा x+2 प्लस x+1, और जो नीचे आपका इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए x+1 का x+2 से, तो ये आ जाएगा एक ब्रैकेट में x+1 और दूसरे ब्रैकेट में x+2, और जो इक्वल टू के सामने वैल्यू है वो सेम टू सेम ही रहेगी। अब इस पूरे को आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे आपको कैंची गुणा करना है, यानी इक्वल टू के इस पार लिखा है x+10, इस x+10 को लेफ्ट साइड में ऊपर जो वैल्यू दी गई अपॉन के ऊपर उस पूरे से गुणा कर देना है, और लेफ्ट साइड में जो नीचे की ये वैल्यू दी गई है ब्रैकेट में x+1 और ब्रैकेट में x+2, इस पूरे को जब राइट साइड में ले जाएंगे तो ये ऊपर 2 से गुणा हो जाएगा और ये उस तरफ चला जाएगा ये कैंची गुणा के रूप में। और फिर इसको आप और सॉल्व कर लीजिए। एक्स स्क्वायर वाले जितने भी इसमें वैल्यू है उसको आप एक साथ रखिए, और एक्स वाले जितनी भी वैल्यू है इसमें उसको आप एक साथ रखिए, और जो बिना एक्स की वैल्यू है उसको आप एक साथ रखिए। इसको और जब सॉल्व करेंगे तो आपका ये सॉल्व होकर कुछ इस प्रकार से आएगा लास्ट में 2x² प्लस 23x प्लस 30 इक्वल टू 2x² प्लस 6x प्लस 4। दोनों तरफ 2x² है तो ये दोनों मान कट जाएंगे। फिर 23x है और इधर इक्वल टू के उस पर 6x है, तो इसको जब 23 से 6 माइनस करेंगे तो ये आपका 17x आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 17x आ गया है, और ऊपर फिर आपका 30 है और इधर प्लस का 4 है। 30 को जब इक्वल टू के उस तरफ भेजेंगे तो ये आपका 30 माइनस का 30 हो जाएगा, और जब माइनस का ये 30 हो जाएगा उस पार जाने पर, और उस तरफ आपका राइट साइड में प्लस का 4 है और -30 और प्लस का 4, तो वो आपका आएगा माइनस का 26। तो यहाँ पे आप देखिए इक्वल टू के इस तरफ माइनस का 26 आ गया, और फिर 17 को 26 के अपॉन में कर देंगे तो x की वैल्यू ये आ गई है माइनस के 26/17। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी संख्या से उस संख्या का 2/5 गुना घटाया जाए तो 72 प्राप्त होता है, तो आपको संख्या ज्ञात करनी है। यानी इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोई यदि एक संख्या है और
उस संख्या से उसी संख्या का 2/5 गुना घटाया जाए तो जो आंसर आता है वो है 72 यानी 72 प्राप्त होता है। तो आपसे कहा गया है कि जो मूल संख्या है वो कितनी होगी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं 150, 120, 130 और 140। तो इसको कुछ इस प्रकार से आप सॉल्व कीजिए। तो माना संख्या इक्वल टू x माइनस एक्स का 2/5। तो जब किसी संख्या का 2/5 होगा तो वो आपका हो जाएगा x गुणे 2/5। तो यहाँ पे 2x/5 हो गया है। और कहा गया है कि जब आप इसको घटाएंगे उसी संख्या से तो इसका जो आंसर आता है वो है 72 यानी 72 प्राप्त होता है वहाँ पे। और x की अब वैल्यू निकालना है तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। बस इसमें क्वेश्चन को समझना है कि उसमें क्या पूछा गया है, फिर उस क्वेश्चन के अनुसार आपको इस प्रकार से एक इक्वेशन बनानी है। बस इसको सॉल्व कर लेना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 5 जो है अपॉन में है, ये इधर x के साथ में गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5x माइनस 2x अपॉन के 5 ये नीचे पूरे के आ जाएगा 5 और इक्वल टू इधर 72 है यानी 72। फिर ये जो अपॉन के 5 है ये इधर 72 की तरफ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो फिर जो आपकी समीकरण एक बन के आता है वो है 5x माइनस 2x इक्वल टू 72 गुणे 5 और 5x माइनस 2x होता है 3x। तो 3x इक्वल टू और जो 72 गुणे जब 5 करते हैं तो वो आपका आता है 360 और 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 120 यानी x की जो वैल्यू है आपकी वो है आपकी 120 यानी जो आपका क्वेश्चन में ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी 120। फिर जो अगला क्वेश्चन है ये है मिट्टी से एक शंकु बनाया जाता है और उस शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है और उस शंकु की जो आधार की त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर है। और वहीं पे एक बच्चा आता है और वो उस शंकु को एक गोले के आकार में बदल देता है। तो अब ये पूछा गया है कि जब वो उसी मिट्टी से वो छोटा बच्चा गोला बनाएगा तो उस गोले की त्रिज्या क्या होगी। ये क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी पोल में पोस्ट किया था तो उसमें कई स्टूडेंट ने आंसर दिया है, लेकिन वो अधिकतर स्टूडेंट आंसर गलत दिए हैं। 5-6% ही स्टूडेंट ने केवल उसमें सही आंसर दिया है, बाकी अधिकतर स्टूडेंट ने उसमें गलत आंसर दिया था। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना काफ़ी आसान है। इसमें सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है और फिर आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि एक मिट्टी से बना शंकु है, यानी मिट्टी जितनी पहले थी मिट्टी उतनी ही है और बाद में उस मिट्टी का आकार यदि बदल दिया जाए, कुछ और बना दिया जाए तो मिट्टी उतनी ही रहेगी। यानी आयतन दोनों का सेम टू सेम है, यानी आयतन में कोई चेंज नहीं किया गया है, केवल आकार में चेंज किया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना एकदम आसान है। पहले जो चीज़ दी गई है, जो पहली जो बनी हुई चीज़ है उसका आयतन इक्वल टू अब जो बच्चे ने बाद में चीज़ बनाई है उसका आयतन, दोनों का आयतन सेम टू सेम होगा और फिर उनके आयतन के फॉर्मूले को और सॉल्व कर लीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस क्वेश्चन को आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। मान लो कि आप गोले की जो त्रिज्या है वो कैपिटल R है और शंकु की ऊंचाई आपको 24 सेंटीमीटर दी गई है क्वेश्चन में और शंकु की त्रिज्या आपकी 6 सेंटीमीटर दी गई है क्वेश्चन में। और क्वेश्चन के अनुसार शंकु का आयतन इक्वल टू गोले का आयतन, यानी मिट्टी वही है, मिट्टी कम या ज़्यादा नहीं की गई है। तो शंकु का आयतन इक्वल टू गोले का आयतन। शंकु का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 गुणे पाई r स्क्वायर h और जो गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब। सबसे पहले आप लेफ्ट साइड में वैल्यू देखिए पाई/3 और राइट साइड में भी पाई/3 है, तो ये दोनों वैल्यू दोनों तरफ कट जाएंगी। पाई/3 लेफ्ट साइड में कट गया और पाई/3 राइट साइड में कट गया।
तो फिर जो वैल्यू आपकी बची वो आपकी बची है r²h लेफ्ट साइड में बचा है, और राइट साइड में जो है वो आपकी वैल्यू बची है 4r³। अब इस वैल्यू को नीचे सॉल्व किया गया है। r की वैल्यू आपको 6 सेंटीमीटर ऊपर दी गई है शंकु की त्रिज्या, तो वो 6 का स्क्वायर। h की वैल्यू ऊपर शंकु की ऊंचाई दी गई है 24 सेंटीमीटर, तो ये गुणे में 24 आ गया। और राइट साइड में जो ऊपर 4 था वो 4 आपके अपॉन में आ गया। और गोले की आपको त्रिज्या निकालनी है कैपिटल R, तो ये r³ ऐसे ही है। अब इधर लेफ्ट साइड वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी ये वैल्यू आएगी अपॉन के जो 4 है, इससे आप 24 को डिवाइड कीजिए तो ये आ जाएगा 4 गुणे 6 हो जाएगा 24। तो इस जगह पे आपका एक और 6 आ गया है, 6 स्क्वायर गुणे 6, यानी वहाँ पे गुणे में आपके 3 6 हैं, तो उसको आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 6 का क्यूब। तो आपने 6 का क्यूब लिख लिया। और इधर राइट साइड में जो वैल्यू है वो r³ है, और ये r आपका गोले की त्रिज्या है। तो अब दोनों तरफ जब पावर सेम सेम होती हैं तो वहाँ पे पावर हट जाती हैं, या एक r की वैल्यू आप इसके द्वारा पता कर सकते हैं कि एक r की वैल्यू यहाँ पे 6 सेंटीमीटर आ गया। तो अब आपको पता होगा कि गोले की जो त्रिज्या है वो आपकी 6 सेंटीमीटर आ गई है। तो आई होप आप इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे उनको काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस केवल आपको इनके फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो आप इस तरह से कोई भी क्वेश्चन यदि आएगा आप क्वेश्चन पेपर में हो तो उसको आप काफ़ी आसानी से कर सकते हैं।